मेरा पहला ही सवाल ये था कि जब ये जी बिजनेस गुरुदेव। अच्छा है तो ये सारे लोग डायमंड क्यों नहीं बनते हैं। और ये सबके दिमाग में आता है कि जब सेप्सोप इतनी अच्छी है तो सारे लोग डायमंड क्यों नहीं बनते हैं। आज की मीटिंग का पहला सवाल जो मैंने मेरे अपलाइन से पूछा, हम सबके दिमाग में आता है। तो मैंने प्रिंसिपल सर से पूछा, मैंने कहा ये सेप्सोप आपकी क्यों, मुझे मैं तो मेरी तो मानता नहीं था। आज मानता हूं सर, मैं उस टाइम नहीं मानता था पहला। मैथ सर, मैं जी ये गुरुदेव। बोला प्रिंसिपल सर को, मैंने कहा आपकी सेप्सोप इतनी अच्छी है तो बताओ सारे डायमंड क्यों नहीं बनते। तो जी मैं गुरुदेव। सर, आप जानना चाहोगे मेरे को क्या जवाब मिला। जी गुरुदेव। मेरे को जवाब ये मिला कि राजू याद कर बचपन में हम मेले में जाते थे। मैंने कहा बिल्कुल। बोला मेले में एक बांसुरी वाला बांसुरी बजाते हुए मिलता था। मैंने कहा हाँ। बोला बांसुरी की आवाज बड़ी प्यारी आती थी, हमको कानों को बड़ी अच्छी लगती थी। मैंने कहा हाँ। बताओ उसकी आवाज को सुन के हम बांसुरी खरीदते ही नहीं खरीदते थे। मैंने कहा बिल्कुल। तब फिर आगे क्या होता था। मैंने कहा आगे हम घर आके बजाते थे, उसमें से आवाज नहीं आती थी। बोला आवाज नहीं आती थी तो फिर हम क्या बोलते थे। मैंने कहा हम बोलते थे कि उसने हमको बेवकूफ बनाया, असली बांसुरी खुद ने रख ली और हमको डुप्लीकेट थमा दी। बोला यही बोलते थे। मैंने कहा हाँ। बोला तुझे पता है वो बांसुरी क्यों नहीं बजी। मैंने कहा नहीं डुप्लीकेट थी। बोला नहीं अभी भी नहीं समझा तो। बोला बांसुरी डुप्लीकेट नहीं थी, हमको बजाना आया ही नहीं। उसने सीखा था बांसुरी बजाना तो उसके लिए बांसुरी बजाना आसान है। हमको लगा, हमको क्या लगा कि फूंक मारने से बांसुरी बजती है, तो हमने फूंक मारी, नहीं बजी। हमने सीखा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि बांसुरी डुप्लीकेट थी, हम बांसुरी को कहीं ना कहीं कबाड़ में फेंक देते हैं। फिर कभी न कभी हमारे आंखों के सामने आ जाती है और फिर हम फूंक मारते हैं, फिर थोड़ी सी आवाज निकलती है, फिर बांसुरी को फेंक देते हैं ये सोच के कि बांसुरी डुप्लीकेट है। जी गुरुदेव। तो मैं सर, मेरे को बताया बांसुरी डुप्लीकेट नहीं थी। जी। कमी बांसुरी में नहीं थी, कमी बांसुरी को बजाने वाले में थी। जी क्योंकि गुरुदेव। उसने बांसुरी बजाना सीखा ही नहीं, उसने सीखा है। तो मेरे दिमाग में आया बात तो सही है, बात तो सही है। हमने वाकई में ही हमने सोचा इसमें फूंक मारने से ही बजती है। फूंक मारने से सिर्फ सीटी की आवाज आती है, बजती नहीं है। बजाने के लिए तो पहले सीखना पड़ता है। तो ऐसे ही मेरे को बताया, बाकी शेप्सों में डायमंड सब बनते हैं, शेप्सो सबके लिए एक समान है, बट डायमंड तो वही बनेगा जो इसको सीखेगा। तो मेरे को बोला क्या तू सीखने के लिए रेडी है। तो मैंने एक ही बोला, यदि लाखों रुपए आते हैं घर में तो कोई सीखे या ना सीखे, मिस्टर राजू राम रेडी है। और ये जी बात गुरुदेव। महीने बाद मेरे मेरे अपलाइन के बीच में ये हुई। तो मैं 3 महीने बाद में सेप्सो में सीखने के लिए रेडी हुआ। मैंने कहा कोई सीखे या नहीं सीखे, आप बोलते हो सीखने से ये बचती है, सीखने से डायमंड बनते हैं, तो मैं सबसे आगे रहूंगा। और आपको बता देते हैं महेश जी, आज मुझे इस जी चीज का गुरुदेव। डाउट भी होता है। शेफ शॉप की जी। कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग रही हो, मिस्टर जी राजू राव गुरुदेव। ने तो आज तक फ्राइडे की मीटिंग मिस करी। ने कोई दिशा वर्कशॉप हो, चाहे कोई डायमंड वर्कशॉप हो, चाहे एसपीएस बीबीएस हो, कोई भी मीटिंग क्यों नहीं हो, मैंने आज तक कोई मीटिंग मिस नहीं करी। क्यों? कि मुझे मालूम चल गया था कि इसको तो सीखना, सीखना पड़ता। और सीखने के लिए अलग अलग प्रकार की मीटिंगें ज्वाइन करनी पड़ेगी। जी गुरुदेव। आप लोग सब सीखने के लिए रेडी हैं। जी गुरुदेव बिल्कुल। बधाई हो, आप सारे के सारे डायमंड हैं। तो डायमंड कौन बनेगा। फिर सीखेगा। पहला जवाब मुझे मिल गया। मेरा दूसरा सवाल क्या था मालूम इसमें सर, मेरा दूसरा सवाल यह था कि मैं सेपसोप को अभी बजाना सीखना भी चाहता हूं, मैं इसको करना सीखना भी चाहता हूं, मुझे जी गुरुदेव। डायमंड बनना है, बट मेरे पास समय। मैं अलवर में किसी को जानता ही नहीं हूं, नया नया ट्रांसफर होके आया हूं, मेरे पास समय नहीं है।
ये मेरा सवाल था, और हम सबका ये सवाल होता है। तो मेरे अपलाइन प्रिंसिपल सर ने मुझे एक चीज बताई। बोला, राजू, हम सबके पास 24 घंटे हैं। भगवान ने हमको 24 घंटे दिए, किसी को ने तो 23 दिए, ने 25 दिए। जी बोला, गुरुदेव। सब कुछ इन्हीं 24 घंटे में करना पड़ेगा। बोला, इन्हीं 24 घंटे में कोई अमिताभ बच्चन बन गया तो कोई सचिन बन गया, कोई एपीजे अब्दुल कलाम बन गया तो कोई नरेंद्र मोदी जी बन गए। इन्हीं 24 घंटे में किया है जिसने भी कुछ किया है। जी गुरुदेव। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने बोला समय नहीं है। बोला, 24 घंटे तो सबको मिले हैं। बोला, मानता हूं, तू अपने आप को बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है, और तू बोलता है कि तू सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक भी करता है, जिम भी जाता है, एक्सरसाइज भी करता है, पूजा भी करता है, ड्यूटी जाने के लिए तैयार भी होना है। बोला, कितने घंटे चाहिए? मैंने कहा 3 घंटे। बोला, दिए? बोला, दिए। पीछे बचते हैं 21 घंटे। बोला, 21 घंटे में कितने घंटे जॉब? मैंने कहा 6 घंटे। बोला, 8 घंटे की भी जॉब होती है। बोला, 8 घंटे दिए? मैं, सर, 8 घंटे दिए। बोला, पीछे कितने समय बचता है? मैंने कहा 13 घंटे। जी बोला, आप अपने हर किसी भी चीज से समझौता नहीं करते। आपको 2 घंटा ड्यूटी से आने का भी लगता है, फ्रेश होने का भी लगता है। बोला, दिए? पीछे गुरुदेव। बचते हैं 11 घंटे। बोला, तू नींद में भी 1 मिनट भी समझौता नहीं करना चाहता? बोला, मैं बिल्कुल 6 घंटे नहीं ने 8 घंटे की नींद लूंगा। बोला, दिए? पीछे कितने बचे हैं? 3 घंटे। 3 घंटे। और मैं, सर, सच बता रहा हूं, मेरे को अगली लाइन जो उन्होंने बोली ने, बोला, राजू, इन्हीं 3 घंटों को लोग अपने शौक के हिसाब से बिताते हैं। जी कुछ लोग टीवी देखते हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, कुछ लोग मोबाइल में रील देखते हैं, कोई सोशल साइट देखते हैं, कोई यूट्यूब देखते हैं, कोई फोन पे बिताते हैं, कोई आसपास में कहीं बैठ के झूठी पंचायती करता है, कोई समाज की पंचायती करता है, कोई तेरी मेरी करता है, कोई किसी की बुराई करता है। बोला, इन्हीं 3 घंटों को लोग अपने शौक के हिसाब से निकालता है। जी गुरुदेव। मेरे समझ में आ गया, हाँ यार, सब कुछ तो मिल गया। सुबह के 3 घंटे एक्सरसाइज के मिल गए, 8 घंटे जॉब के मिल गए, 2 घंटे आने जाने के मिल गए, नींद में भी 8 घंटे में सोता नहीं हूँ, 6 घंटे ही सोता हूँ। फिर मैंने कहा 8 घंटे यहाँ पे भी मिल गए। और मुझे मालूम है क्या बोला? बोला, इन्हीं 3 घंटे का सही इस्तेमाल करके तू जिंदगी बदल सकता है तेरी। जी गुरुदेव। तो मेरा ये सवाल मुझे जवाब मिल मुझे जवाब मिल गया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि यदि ज्यादा भरोसा है किसी को शेफ शॉप पे, तो इस समय को बचा भी सकता है। कैसे बचा सकता है? कि 8 घंटे की जगह 6 घंटे सो, तो 3 और 2 5 घंटे। जी गुरुदेव। इसमें आप अपने आप को 2 घंटे 1 घंटा वहां पे भी निकालो, तो आदमी चाहकर भी 6 घंटे इस बिजनेस को आराम से दे सकता जी गुरुदेव। है। हम बोला, चलो 3 घंटे भी। वो आदमी जितने महत्वाकांक्षा होता है उसके हिसाब से इन 3 घंटे को बढ़ा सकते हैं। जी गुरुदेव। अब आपको मालूम, मेरा तीसरा सवाल, पहला सवाल कि सारे लोग डायमंड क्यों नहीं बनते हैं, तो मुझे समझ में आप बता दिया कि डायमंड बांसुरी को सीखना पड़ता है, शेप शॉप को सीखना पड़ता है। जो सीखेगा वो डायमंड बनेगा, जो नहीं सीखेगा उसको विश्वास ही नहीं होगा कि बांसुरी असली है नकली है। जी ठीक, गुरुदेव। उसको तो ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ लोग किस्मत से डायमंड बनते हैं। दूसरा मेरा सवाल क्या था? कि मेरे पास समय नहीं है। तो मुझे बता दिए कि आप कुछ भी कर लो, 3 घंटे तो हर आदमी को मिलते हैं। आदमी शौक के हिसाब से, कुछ लोग इसको इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वेस्ट तो हो ही जाएंगे। अब जी मेरा तीसरा सवाल क्या था? मेरी इतनी अच्छी नौकरी है, जबरदस्त वाली, घरवाली की भी नौकरी है, डबल नौकरी है, गुरुदेव। मुझे सब सब करने की भला क्या जरूरत? ये सवाल आता है कि नहीं आता किसी को? और सर, मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है, मेरी 1.5 लाख रुपए सैलरी है, मेरी 2 लाख रुपए सैलरी है, मुझे सब सब करने की भला क्या जरूरत है? मेरा तीसरा सवाल। और मुझे मेरा तीसरा सवाल का जवाब मिल गया तो मेरा दिमाग हिल गया, सच बता रहा हूं। जी गुरुदेव। तो उन्होंने मेरे को क्या बताया?
उन्होंने मैसेज ये बताया कि राजू, आदमी जीवन में घर छोड़ के काम करने के लिए जाता है, जी उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। पहला कारण, दैनिक खर्चे। हम नौकरी या कोई भी खेतीबाड़ी जो कुछ भी करते हैं, क्यों करते हैं? हमारे का पेट भी तो चलाना पड़ता है। पेट के बिल्कुल। अलावा हमारे कुछ दैनिक रोजाना का खर्चे भी तो होते हैं, उनके लिए भी तो हमको नौकरी या कोई भी काम धंधा करना पड़ता है। जी बिल्कुल। मेरे अपलाइन प्रिंसिपल सर ने मुझे बताया कि कुछ डेली कॉस्ट, दैनिक खर्चे होते हैं, जैसे राशन का खर्चा, दूध का खर्चा। डेली घर में दूध आता है कि नहीं आता? जी बिल्कुल अब ये आता है। बोले, नहीं सर मेरे तो भैंस है। अरे तो भैंस के खर्चा नहीं लगता क्या? का ज्यादा खर्चा होता है। तो फिर, और बिना खर्चे के भैंस होती तो बांध के देख, 1-1.5 लाख रुपए तो उसको घर में लाने के भी लग जाएंगे। जी गुरुदेव बिल्कुल। फिर वो प्रतिदिन कितने का खाती है, वो भी तो खर्चा है। जी गुरु। पढ़ाई का खर्चा, आपके बच्चे स्कूल जाते होंगे, वेन से जाते होंगे, बस से जाते होंगे, या आप खुद छोड़ के आते होंगे मोटरसाइकिल में, उसमें भी तेल खर्चा होता है। जी गुरु। पेट्रोल, न्यूज़पेपर आपके घर में आता होगा, बच्चों को ट्यूशन जी पढ़ाते होंगे, दवाई, आज भी किसी ने को सर्दी जुकाम घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपके घर में जो मोबाइल चलता है वो क्या बिना खर्चे के चलता है? नहीं गुरुदेव। आप जिस ज्यादा। मोबाइल से भी मीटिंग बैठे हो, क्या उसका पैसा नहीं दिया आपने? 350 रुपए दिए होंगे महीने के। जी बिल्कुल। वो 2 GB डाटा ऐसे ही नहीं आता है फ्री में, आपको लगता है वो जियो वाला बोलता है फ्री 2 GB डाटा। अरे फ्री नहीं दिया आपने, पैसा दिया है। जी बिल्कुल। टीवी का खर्चा, जिस लाइट में आप बैठे हो क्या वो फ्री में है? नहीं, पैसा लगता है। जो पानी आप नहाओगे, धोओगे, पियोगे, वो फ्री में आता है? नहीं, पैसा देते हो आप। हो सकता है आप रूम रेंट, जैसे मैं जिस क्वार्टर में भी बैठा हूँ, ये क्वार्टर मेरे को गवर्नमेंट ने फ्री में दे रखी है? नहीं, अच्छा अरे करता हूँ। 10,000 रुपए लेती है। फैशन, आप जो कपड़े पहन के बैठते हो, अलग अलग कपड़े पहने बैठे हो, मेरी तरह अलग अलग चश्मा लगा के बैठे हो, क्या इनके खर्चा नहीं होता? होता है। बिल्कुल होता एक नौकरी करने वाला जीवन भर कमाता है और पैसा इन्हीं खर्चों में चला जाता है। यही कारण है कि 1 तारीख को पैसा आता है, 10 तारीख को सफाया। है। हाँ। फिर 11 से लेके 30 तारीख तक उधार का पैसा इकट्ठा करेगा। फिर 1 से 10 तारीख को उन्हीं पैसों का, बिलों का भुगतान करेगा। जी गुरु। ये सच्चाई है कि नहीं बिल्कुल। है? बट हमारे में से कुछ लोग समझदार भी है, बोला नहीं सर मैं बचत करता हूं। मैं आप जो बोल रहे हो ना, मैं सारा पैसा खर्च नहीं करता हूं, गलत झूठ बोल रहे हो आप। मैं मानता हूं बिल्कुल करते होंगे। कुछ समझदार भी है जो थोड़ी थोड़ी बचत भी करते हैं। कैसे? घर में बेटी के लिए सुकन्या का खाता खुलवा दिया, खुद के लिए LIC करवा ली, कोई FD करवा ली पोस्ट ऑफिस में, है ना, या जी बैंक गुरु। में FD करवा ली, या कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, कोई प्लॉट खरीद लिया। करते कि नहीं करते ऐसा? बिल्कुल गुरु। अच्छी बात है, करना चाहिए। और कितना करता होगा? मैं ये मान के चलता हूं कि एक आदमी 10,000 रुपये महीने का बचत करता होगा, तो साल में होते हैं 12 महीने, 1,20,000 रुपये बचत करता होगा। ठीक है सर? जी गुरु। और कितने साल करेगा वो? 30 साल करेगा। तो कितने बचत जी कर ली गुरु। उसने? 36 लाख। जी। यदि ये 30 साल में 3 गुना भी हो गए तो पैसा कितना हो गया? एक परिवार। 8 लाख। अच्छा, अभी तक जितने रिटायरमेंट हुए ना, कितने आदमी 1 करोड़ रुपए लेके आया है आज तक? आपके आसपास कई रिटायर्ड होते हैं कि नहीं होते हैं? 60-60 साल के होते हैं, चाहे प्राइवेट हो बिल्कुल सरकारी। होते हैं गुरु। कौन सा आदमी है बता दो जो हाथ खड़ा कर बोला मेरे पास 1 करोड़ रुपया आया है? नहीं आ पाता। फिर भी उसको लगता है कि मैं बचत कर रहा हूं। क्यों नहीं आता है, इसका आगे मैं जवाब दूंगा। मैंने क्या बोला था? अपने दिमाग को खुला रख के बैठना। ये 1 करोड़ 8 लाख रुपए आसानी से आ सकते हैं, मैं सच बता रहा हूं मैं सर, फिर भी नहीं आते हैं। जी गुरुदेव। इसके पीछे एक कारण है, वो मैं आगे बताऊंगा। क्यों? कि कुछ खर्चे आकस्मिक भी होते हैं। मेरे अपलाइन ने, प्रिंसिपल सर ने मुझे बताया कि राजू क्या कारण है कि लोग 1 करोड़ रुपया भी नहीं लेके आते हैं, पूरी नौकरी कर लेते हैं।
जबकि 10,000 रुपये महीने का बचा के भी आदमी 1 करोड़ रुपया ला सकता है, फिर भी नहीं ला पाता। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ खर्चे इमरजेंसी खर्चे होते हैं, आकस्मिक अचानक आते हैं, और उन खर्चों के लिए आदमी के पास कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होती है। किसी के घर में कोई हेल्थ का इश्यू हो गया, अचानक बीमार पड़ गया है, पूरी जमा पूंजी चली जाती है। कोई जी घर में गुरुदेव। पुलिस का ऐसा लफड़ा हो गया, पैंसर, अचानक कोर्ट कचहरी का ऐसा हो गया कि पूरी जमा पूंजी वहां चली जाती है। और आप देखते हो कि आदमी के पास जो जमा पूंजी है ना, वो तो छोड़ो, अपने जमीन के कागज या अपनी मैडम की ज्वेलरी गिरवी रखनी पड़ती है। सच है कि नहीं? बिल्कुल सच है। क्या वो शौक से रखता है? नहीं, नहीं गुरुदेव। क्योंकि आकस्मिक खर्चा आ गया। उस खर्चे के लिए उसके पास कोई प्लानिंग नहीं थी। अब जो एक समझदार आदमी ने एफडी शुरू कराई, वो एफडी सबसे पहले क्या करता है, वो इधर उधर देखता है उसके पास खुद कितना पैसा इकट्ठा कर सकता है। एफडी है वो तोड़वा लेगा, सब कुछ तोड़वा लेगा। ये जमीन और अपनी मैडम की ज्वेलरी तो लास्ट में गिरवी रखता है। तो आकस्मिक खर्चे तो किसी के भी आ सकते हैं ना सर। बिल्कुल गुरुदेव। ये कारण होते हैं कि एफडी टूट जाती है इंसान की। फिर उन्होंने मुझे एक चीज और बताई, कुछ खर्चे भविष्य के हैं जिनको आप टाल ही नहीं सकते, आप नहीं टाल सकते। बच्चों की शादियां करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? बिल्कुल गुरुदेव। और हकीकत क्या है कि जब बच्चों की शादियां करनी होती है ना, इधर उधर सगे संबंधियों से पैसा उधार लेना पड़ता है। जी। कुछ खर्चे, अच्छी एजुकेशन, बिटिया बोलती है मुझे डॉक्टर बनना है, बेटा बोलता है मुझे इंजीनियर बनना है, और अचानक बोल दिया बेटे ने कि नहीं नहीं, मेरे तो डोनेशन में हुआ है सिलेक्शन, 50 लाख मुझे वहां डोनेशन, बैंक गारंटी देनी है। तो आप क्या बोलोगे? एक जिम्मेदार हो तो कहीं से कहीं तो आप जुगाड़ करोगे। बिल्कुल सर। अचानक आप बोलेगी अजय 50 साल के हो गए, बेकार, बेकार मतलब बिना कार, ऐसा नहीं कहा बेकार बहुत अच्छे हो, बिना कार के। बोला जी कार नहीं, अभी तक मोटरसाइकिल पे, ये जिंदगी है, एक ही तो मिली है, और कब कार में चलेंगे? भविष्य का खर्चा। और हम क्या करते हैं मालूम है सर, भविष्य का खर्चा कैसे पूरा करते हैं? बैंक के पास भागते हैं, कार लोन लेते हैं, और एक पीछे लोन और छोड़ देते हैं बिल्कुल गुरुदेव। उधार का। फिर मैडम बोलती है घर का सपना। बोला जी एक घर तो बना दो जिसमें ढंग से रह सको। मुझे मालूम है आप कार तो नहीं ला सकते हो, मेरी भी तो जिंदगी है, आपके पीछे आई हूं। और हम फिर बैंक के पास भागते हैं और घर का सपना, एक होम लोन ले लेते हैं। और कुछ लोग बिना होम लोन के भी घर बनाते हैं, बट जिन्होंने बिना होम लोन के भी घर बनाया है ना, उनके पास भी फिर कार नहीं आई, सिर्फ घर ही बनाया वो एक नौकरी से। ये सच्चाई है। जी गुरुदेव। भविष्य का खर्चा, पूरी जिंदगी भर मेहनत करी सिर्फ एक घर बनाने के लिए। फिर न तो चार धाम खुद जा पाता है, न अपने पेरेंट्स को ले जा पाता है, खुद के सपने सपने ही रह जाते हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि दैनिक के खर्चे, आकस्मिक खर्चे, भविष्य के खर्चे। जी गुरुदेव। राजू ये तो समझ में आ गया कि इतने सालों की सैलरी आ रही है, साली जाली जा कार रही है। जी। हर कोई पूछता इतने साल की नौकरी होगी, तुम्हारा पैसा कहाँ गया? मुझे समझ, बिल्कुल गुरुदेव। अच्छा, इतने साल की नौकरी का पैसा कहाँ गया, ये चीज मुझे समझ में आ गई। तो मुझे मेरे से पूछा कि बता राजू तुझे एक्स्ट्रा इनकम की अब जरूरत है कि नहीं है? मैंने कहा पक्का जरूरत है। तो मेरे को पहला मालूम चल गया कि मुझे सेफ शॉप क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जी।
और मुझे ये भी मालूम चल गया था ऐसा बिजनेस जिसमें जीरो निवेश। जी अरे गुरुदेव। क्या मजा आ गया साहब। जिस जिस बिजनेस में निवेश ही जीरो है उसमें डरने की जरूरत ही नहीं है। न मेरा कोई नुकसान हो सकता और न मैं किसी का नुकसान कर सकता हूं। मैंने कहा ऐसा बिजनेस मुझे करना चाहिए। मुझे ये भी मालूम चल गया समय कैसे निकलेगा। मुझे ये भी मालूम चल गया कि जो लोग बोलते हैं कि डायमंड कोई नहीं बनता, मुझे मालूम है कि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने इसको सीखा नहीं। और मुझे ये भी मालूम चल गया कि तेरे वाली नौकरी से तो तेरे दैनिक के खर्चे खर्चे निकलेंगे। ज्यादा चौड़ा हो जाएगा तो एक मकान बना लेगा। बिल्कुल ये गुरुदेव। मुझे समझ में आ गया। मेरे सारे दिमाग के जाले साइड में हो गए। मुझे मालूम था कि मैं सिर्फ एक दुकान बदल रहा हूं। मुझे मालूम था कि मैं लोगों से दुकान का एड्रेस बदलाने का काम कर रहा हूं। मैं किसी के पैसे लगवा ही नहीं रहा हूं। और उस जी दुकान का नाम है सेप्सो। ये मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर उन्होंने मुझे एक चीज और बताई, उसी दिन बता दी। बोला सेप्सो में सफलता के कुछ सीक्रेट है, बता देता हूं। मैंने कहा बता दो। तो मुझे वो 8 स्टेप बता दी मैं सर। पहला कि यहां मेरे को बोला कि कभी खुद बड़ा मत बन जाना। बोला बड़ा जी तो इस सेप्सो में वो बना है जो सिस्टम को फॉलो करता है। जी गुरुदेव। बोला अपने ईगो को रख देना साइड में। ये मत समझना कि धर्माराम तो छोटा भाई है, बहुत कम पढ़ा लिखा है, पुलिस में कांस्टेबल है, उससे तू क्या सीखेगा। बोला वही सिखाएगा। बोला अपने आप को बड़ा मत मानना, बड़ा मानना सिस्टम। जी गुरुदेव। जो सिस्टम बोले वो काम करते जाना, खुद इसका एक पुजारी बन जाना। जी बोला इतिहास लिख देगा तू। तो मैंने कहा सिस्टम क्या बोलता है। बोला सिस्टम पहला बोलता है कि हमेशा पॉजिटिव विचार दिमाग में रखना है, नेगेटिव आएंगे उनको डिलीट करते रहना। हमेशा पॉजिटिव काम चले उस टाइम। बोला कभी कभी काम चलेगा उस टाइम तू क्या अपने आप ही हर कोई पॉजिटिव रह लेता है। बोला मजा तो तब है जब काम नहीं चल रहा हो और फिर तू पॉजिटिव बातें कर रहा हो। जी गुरुदेव। मैंने कहा ये बेवकूफी नहीं होगी। बोला तेरे को बेवकूफी लग रहा है तो बेवकूफी कर जाना, बड़ी इतिहास लिख देगा। बोला अपने आप पे भरोसा रखना, अपलाइन पे भरोसा रखना, सिस्टम पे भरोसा रखना। बोला कि विश्वास में वो शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश कर देती है। जी गुरुदेव। बोला पॉजिटिव रहना। मैंने कहा रह लेंगे, हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे। ये बोलेंगे काम कैसा चल रहा है, जबरदस्त। क्या करने वाले हो, इतिहास लिख के दिखाएंगे खानदान में। जी गुरुदेव। ऐसा पॉजिटिव बात करेंगे। दूसरा मैंने मेरे को उन्होंने बताया कि अब कुछ गोल सेट कर कि तुझे सेप सोप क्यों करना जरूरी है, वाई। जी तेरे क्या सपने हैं जिंदगी में। सपनों का घर, आलीशान कार, बच्चों की शिक्षा, समय की आजादी, आर्थिक आजादी, विदेश यात्रा। बोला क्या तेरा सपना है वो पकड़। फिर उन्होंने मेरे को तीसरी चीज बताई थी कि एक डायरी लेके उसमें लिस्ट बना लिख के। और उन्होंने मेरे को बोला कि 90% जी लोग तो यही गलती कर देते हैं कि वो लिस्ट बनाते ही नहीं है। बोला सब बातें हैं, बातों का क्या। बोला नहीं ये गलती मत कर जाना। जी गुरुदेव। बोला यदि तू लिख के लिस्ट बना लेता है ना तो 90% की भीड़ को वही पीछे छोड़ देता है। और उसमें सर मुझे तो लोगों को पीछे छोड़ना था। जी गुरुदेव। मैंने कहा कल छोड़ो आज ही बनाऊंगा लिस्ट। बिल्कुल गुरुदेव। तीसरा मेरे को उन्होंने बताया बनने के बाद, लिस्ट बनने के बाद आपको उस लिस्ट को डायरी में नहीं रखनी है। आपको शो दी प्लान, लोगों को आपके पास में क्या बिजनेस योजना है वो बतानी है। जी गुरुदेव। मेरे को तो टूटा फूटा आता है बिजनेस प्लान। हेलो मेरे को क्या बोला। मैंने कहा मेरे को तो जी बहुत अच्छे से नहीं आता। उन्होंने बोला
कि दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस प्लान वो है जो आपने दे दिया। जी अच्छा गुरुदेव। या बुरा कुछ नहीं होता है। बोला हो सकता है कि आज जितना आप जानते हो सकता है अगला उतना ही नहीं जानता। जी आप गुरुदेव। दे दिया ना, वो सबसे अच्छा बिजनेस प्लान है। और मेरे को बोला कि धीरे धीरे अपने आप अच्छा भी सीख जाएगा। बोला तू गाड़ी खरीद ली और तू ये सोच के बैठा है कि सारे सिग्नल ग्रीन होंगे तब तू गाड़ी चलाएगा, सारी रोड के खड्डे भर जाएंगे तब गाड़ी बाहर निकालूंगा। नहीं, बोला ऐसा सोचेगा ना तो गैरेज में खड़ी रह जाएगी। बोला कोई भी आदमी पूरा सीख के ही नहीं, जितना आता है उतना सीख करो, प्लान खुद दो। तो मेरे को ये चीज भी समझ में आ गई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब तक प्लान देते हैं ना तब तक 10% ही काम होता है, 90% काम तो इस फॉलोअप में है। बट मेरे को उन्होंने कुछ आंकड़े बताए। मालूम है क्या बताए? बोला जी राजू, गुरुदेव। ना लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं, प्लान देते हैं ना, 100 में से मान लो 100 लोगों को प्लान दिया, उनमें से 48% लोगों के पास तो दूसरी बार जाते ही नहीं है, वो मना करते बिल्कुल। हैं। और पहली बार में लोग ये सोच लेते हैं, अरे सर उसने तो मना कर दिया, वो ज्वाइन नहीं होने वाला। बोला ये गलती, सच्चाई है गुरुदेव। बोला ये गलती मत करना। फिर मेरे को उन्होंने बोला कि 25% लोगों के पास सिर्फ 2 बार जाते हैं हम। और बोला जी गुरुदेव। 12% लोगों के पास सिर्फ 3 बार जाके आदमी बंद कर देता है फॉलो, 3 बार में निचोड़ निकाल लेता है। मालूम उन्होंने मेरे को क्या बोला? बोला 100 में से सिर्फ 10 लोग ही होते हैं प्लान दिए हुए जिसके पास आदमी 3 से ज्यादा बार जाता है। तो बोला इतने लोग आते कि नहीं मनाते? बोला वही लोग आते हैं जिनसे 3 से ज्यादा बार जाते हैं। बोला 5 से 12 बार चला जाना, 100 के 100 आएंगे, कभी ये मत सोचना कि ये आएगा कि नहीं आएगा, मना कर रहा है तो करने दो। मेरे को बोला तूने कितने महीने मना किया? मैंने कहा 8 महीने। बोला जी क्या मैं गुरुदेव। छोड़ा? बोला नहीं। तो बोल फिर तूने 8 महीने तक लगातार मना किया, मैंने तो कभी नहीं जी। सोचा कि राजू ज्वाइन नहीं करेगा। जी गुरुदेव। तो मेरे बात समझ में आ गई। मैंने कहा असली ताकत तो यह है, जी असली ताकत बिल्कुल। इसमें है, फॉलोअप में है। तो फॉलोअप करना जरूरी है। फिर उन्होंने मेरे एक बात बताई, अटेंड ऑल सिस्टम एक्टिविटीज। कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग हो, चाहे कहीं भी जाना हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाना क्यों नहीं पड़े, सबसे आगे अपने आप को रखना। जी मैंने कहा बिल्कुल। बिल्कुल, और वो दिन है आज। फिर मेरे को ये उन्होंने एक स्लाइड भी बताई बिल ब्राइट साहब की। मैंने कहा मुझे तो वो बताओ जिस आदमी ने सबसे बड़ा काम किया है, उसने ऐसा क्या किया? तो उन्होंने मुझे स्लाइड बताई। बोला एक बिल ब्राइट साहब थे, बिल ब्राइट साहब थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1200 लोगों की लिस्ट बनाई, उनमें से 900 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, 300 लोगों ने हाँ बोला, और 300 में से 85 लोग ज्वाइन हुए। 85 में से सिर्फ 50 लोग कभी मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आए, 35 लोग सीरियस थे, और 35 लोग ही ट्रेनिंग मीटिंग में आते थे। 35 में से 11 लोगों ने मिलनियर बना दिया सा। जी तो गुरुदेव। समझ में आ गया बिजनेस कि ये सफलता का सीक्रेट है। ठीक है सर। फिर जी गुरुदेव। मुझे को एक चीज और बताई। बोला तेरे जो गोल लिखे ना, इन गोल को पूरा करने के लिए कुछ लोगों से लड़ना पड़ेगा तेरे को। मैंने कहा लड़ना जी पड़ेगा? गुरुदेव। बोला हाँ। मैंने कहा लड़ाई लड़ाई मेरे से नहीं होती, मैं आज तक किसी कुत्ते पे पत्थर नहीं मारा, आप लड़ने की बातें कर रहे हो। जी गुरुदेव। बोला लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बोला सबसे पहले तो अपने आप से लड़ना पड़ेगा, अपने ईगो से लड़ना पड़ेगा। जी। तुझे लगेगा कि यार मैं और लोगों से मिलूं, ये ईगो तेरे को रोकेगा। बोला अपने आप के ईगो से लड़ना, लड़ जाएगा? मैंने कहा हाँ। बोला उसके बाद कुछ हेटर्स, नफरत करने वाले लोग भी होंगे, जो शुरुआती दौर में आपको बाधा बनते हैं स्टार्टिंग में, जी। जो कभी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो।
वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको रोकने की कोशिश करेंगे। बोला उनकी बातों में रुक मत जाना। मैंने कहा नहीं रुकूंगा। फिर उन्होंने बोला जिस समाज की तू चिंता कर रहा है वो समाज भी तेरे रास्ते में बाधा उत्पन्न करेगा। जरूर। वो भी तेरे को समाज की दुआई देगा, इधर उधर की बातें करेगा। बोला आपकी समाज में इज्जत है, वो है, ये है, झूठी आपके शान के कसीदे सुनाएगा आपको। वो ये बोलेगा कि इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हो, जरूरत होती तो हमको बता देते। बोलेगा उनकी बातों में आके रुक मत जाना। मैंने कहा नहीं रुकूंगा। बोला कभी कभी जब आप चाहोगे वैसे रिजल्ट नहीं आएंगे तो आपको अंदर से गिल्टी फील होगी कि राजू तू क्या करने लग गया है। बोला अपनी गिल्टी से लड़ लेना। मैंने कहा लड़ जाऊंगा। बोला अभी बिजनेस में नया नया आया है तू, प्रतिदिन तेरे दिमाग में डाउट्स आएंगे, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। प्रतिदिन तेरे दिमाग में सवाल पैदा होंगे। कभी अपलाइन के प्रति सवाल पैदा होंगे, कभी डाउनलाइन के प्रति सवाल पैदा होंगे, कभी सेपशॉप के प्रति सवाल पैदा होंगे, कभी प्रोडक्ट के प्रति सवाल पैदा होंगे। जी गुरुदेव। डाउट्स आएंगे। बोला जी। जब भी डाउट्स आए अपने डाउनलाइन से बात मत करना, अपने अपलाइन के पास फोन लगाना। बोला सर मेरा ये डाउट्स आ गया है, निकाल जी लेना। गुरुदेव। फिर उन्होंने एक बात बताई। मालूम है क्या बात बताई? बोला जूती चाहे शूज किसी भी ब्रांड के क्यों नहीं हो, जी। चाहे 10,000 का हो चाहे 200 रुपए का हो, जी गुरुदेव। यदि 10,000 वाले के अंदर भी एक कंकड़ आ गया ने तो आप दौड़ नहीं सकते। बोला इस एपिसोड में भी आपके दिमाग में डाउट्स आए तो अपने अपलाइन से बात कर लेना, और वो डाउट्स निकाल लोगे, फायदे में रहोगे। दूसरा, बॉस। बॉस कौन होता है? जहां नौकरी कर रहे हो वहां एक बॉस होता है, या आप जी। समाज में भी एक बॉस बना रखा है आपने। समाज जी। के अलावा आप वैसे ही आपके दिमाग में भी बॉस बना रखा है। बॉस कैसे? आपके आसपास कोई अच्छा कमाता हो, कोई अच्छी नौकरी कर रहा हो, तो आप जी। इनडायरेक्टली उसको बॉस मान ही लेते हो। बॉस कैसे? आप उसकी बातें मानते हो कि यार वो, जी। या आपके स्कूल टाइम में कोई बहुत इंटेलिजेंट रहा हो बच्चा, उसको भी आपका दिमाग बॉस मान लेता है कि यार जी मोहन जी गलत बात नहीं बोलेंगे, मोहन जी ने जो बोला वही सही है ना। तो वो भी आपके गुरुदेव। रास्ते में बाधा। वो बोलेगा बिल्कुल। मोहन जी बता होशियार तू था कि मैं था? तो मेरे सर आप क्या बोलोगे? यार भाई होशियार तो तू ही था, मैं तो पीछे बैठता था, तेरी कॉपी जी लेके गुरुदेव। पास होता था। बोला फिर ये बेवकूफी वाले काम मत कर, हम उसकी बात भी मान लेते हैं। जी गुरुदेव। फियर, कभी कभी आपको डर सताएगा कि यार मेरे में तो, मेरी हाइट कम है, मेरा कलर ऐसा है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं कैसे काम करूंगा? मेरे भैया क्या बोलेंगे, मेरे हस्बैंड क्या बोलेंगे, मेरे पति क्या बोलेगा, मेरी पत्नी क्या बोलेगी, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, मेरे जीजा जी क्या बोलेंगे, मेरे मामा जी क्या बोलेंगे। डर, रिलेटिव, ये भी आपको नहीं छोड़ेंगे, इनसे भी जी आपको गुरुदेव। पड़ेगा। फ्रेंड्स, जो आपको लगता है कि जिंदगी की सबसे कीमती है, वो भी आपके रास्ते में खड़े हो जाएंगे, आपके साथ जो बिल्कुल। दूर की बात है। रिजेक्शन इस बिजनेस में आपको ना सुननी पड़ती है, बार बार सुननी पड़ती है, और ये बिजनेस ही गेम ऑफ रिजेक्शन का है। जी जितना गुरुदेव। बिल्कुल। ज्यादा लोगों का रिजेक्शन सहन किया, वो उतना ही तेजी से आगे बढ़ता है। तो ये भी आपको सामना करना पड़ेगा। फिर मेरे को एक बोला बताया था, पश्चिमिस्ट मतलब निराशावादी। कभी कभी आपके अंदर है ना निराशावादी जी। विचार भी आएंगे। जी गुरुदेव। आपको लगेगा कि अब नहीं हो सकता, मेरे तो टीम ने भी काम करना बंद कर दिया है। जी इससे भी लड़ना पड़ेगा। बोला यदि डायमंड बनना है ना तो ये मत सोच, ये तो तैयार खड़े हैं, कोई बेलन लेके खड़ा है, कोई तलवार लेके खड़ा है, गुरुदेव। आपके हाथ में है। इनसे लड़ना तो पड़ेगा। यदि लड़ सकते हो तो आप अपने गोल पूरे कर सकते हो, नहीं लड़ सकते हो तो आपकी नौकरी सही है, करते हो। जी गुरुदेव।
ख्वाहिशों से भी गिरते फूल झोली में। वक्त की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं जी होगा अंधेरे को बुरा कहने से। अपना हिस्से का दिया तो तुझे खुद ही जलाना होगा। जी सर। किसकी ख्वाहिश नहीं है लाखों रुपए महीने की इनकम? हर आदमी की। किसकी ख्वाहिश नहीं है विदेश घूमना? किसकी ख्वाहिश नहीं है कि बिना काम के भी एक टाइम ऐसा आए कि 10 साल बाद आप काम नहीं करो और आपके घर में पैसा है। 10 साल बाद आप काम करो, 10 साल तक काम करो और 10 साल बाद में ऐसा काम हो जाए कि आपकी पीढ़ियों में पैसा है। किसकी ख्वाहिश नहीं होती ऐसी? सबकी ख्वाहिश होती है। आगे क्या लिखता है? वक्त की साख को हिलाना पड़ता है। जी अभी आप जिस लेवल पे हो, जी गुरुदेव। तो वक्त क्या बोल रहा है कि लिस्ट बनाओ, प्लान करो, लोगों से मिलो, सीखो, सिखाओ। जी गुरुदेव। ये वक्त बोलता है यस। कि आपकी टीम में कोई काम कर रहा है या ना कर रहा, तुझे काम करना है, डायमंड बनना है तो यस। तुझे टारगेट करना है, तुझे तो तेरी लिस्ट पे काम करना है। जी सर। कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से। लोग शिकायत, क्या करूं सर, क्या पानी गिर रहा था, इतना पानी गिर रहा है कि रुक ही नहीं रहा है बारिश, मैं प्लान कर ही नहीं पाया। क्या करूं गुरुजी, टीम ही मक्कार मिली है। क्या करूं गुरुजी, मेरे को हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, मेरे पास जिम्मेदारियां ज्यादा है परिवार की। लोग बोलते हैं क्या करूं, मेरे तो मैडम ही नहीं मानती, मेरे पिताजी भी नहीं मानते, मेरे हस्बैंड ही नहीं मानते, कहीं जाने ही नहीं देते मेरे को। कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से। ये सब अंधेरे हैं आपकी लाइफ के। बिल्कुल गुरुदेव। अरे बहुत बहुत तेज बारिश हो रही है, आप मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते हो तो छत्ता लो, पैदल निकलो, अपना घर तो छोड़ो। अरे मजा है मेरे दोस्त, बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, जी आप छाता लेके निकलो, सामने वाला भी आपको घर पे मिलेगा, कहीं भी नहीं जा पाएगा वो। ईमानदारी से आपकी बात सुनेगा कि उसको मालूम है कि बाहर तेज पानी गिर रहा है। ये आपके हाथ में है, आप क्या चुनते हो? जी गुरुदेव। अपने हिस्से का दिया तो तुझे खुद ही जलाना होगा। हमारे ग्रेट अपलाइन हमेशा बोलते हैं कि जी सेप्सो में गुरुदेव। सफल होने का क्या मंत्र है? एक ही मंत्र है, अपने हिस्से की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। खुद लेनी पड़ेगी। दूसरा मंत्र, अपने हिस्से की जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। और सफलता का तीसरा मंत्र गुरुजी क्या बताते हैं? अपनी सफलता की अपने सफलता की जिम्मेदारी तो तुझे हर काल में, हर हाल में लेनी ही पड़ेगी। एक ही मंत्र है। जी गुरुदेव। तो ये चीजें मुझे समझ में आ गई। मैंने भी एक डायमंड फंक्शन देखा था, आप लोगों ने भी देखा है। मुझे सच बता रहा हूं, उसके बाद चैन नहीं आया। जी गुरुदेव। क्योंकि बड़े मौके सिर्फ किस्मत वालों को नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ सब कितने लोगों को मिलती है। बड़े मौके सिर्फ किस्मत वालों को नहीं, हर किसी को मिलते हैं, बस हर कोई पहचान नहीं पाता। हमारे घर में सिर्फ सब आई है ना, तो हमारी मर्जी से नहीं आई है। जी गुरुदेव। हमारी मर्जी से आती तो 10 साल पहले आ जाती, ऊपर वाले की मर्जी से आई है। इशारा समझो। बिल्कुल सर। जिन्होंने कतरा भी साथ दिया है, वक्त रहा, वादा रहा, वक्त आने पे उसे दरिया लौटा देंगे। इस सोच, यस गुरुदेव। उस सोच के साथ में काम करना है। एक सेल भी आपकी टीम में कोई लेके आया ना, जी गुरुदेव। मेरे तो उसका भी वैल्यू करो, उसकी भी रिस्पेक्ट करो। अरे क्या सर क्यूएसी करके वो काम ही नहीं कर रहा, अरे दो लोग तो दिए, वो दो लोगों को तू करवा लेता। जी बिल्कुल गुरुदेव। तो जिन्होंने आपकी इस, आप गोल्ड लेवल दिख रहा है महेश सर, आपके गोल्ड लेवल पे किसी का कतरा भर भी साथ है ना, उसका भी अच्छा सोचो। वो कोशिश जी करिए गुरुदेव। कि वक्त आया तो दरिया लौटाऊंगा उसको, और ऐसा मौका दिया है। तो बधाई हो आप सभी को। आज की ये मीटिंग आप लोगों ने पूरी की।
आपको भी मेरी तरह कुछ कारण मिले होंगे सेप सोप करने का। आपको भी ये इस सवाल का जवाब मिला होगा कि समय नहीं है। बहुत चीजें आपको मिली होगी। और मैं तो बोल रहा हूं, फिर वही ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से, जी अपने सर। हिस्से का तो दिया तुझे खुद ही जलाना। जलाना।